बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनी लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके जो 2 पार्ट रह गए थे उनको कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात जो है वो बताना चाहती हूँ जिससे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 के जो 2 पार्ट्स हैं उसकी समझ अच्छे से आएगी। ठीक है, वो बात यह है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, और जब इसके साथ हमारे पास यहाँ पे कोई कंडीशन आ गई है इसको फिर हम कहते हैं कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स है। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर हमें कोई इनिशियल कंडीशन गिवन है जिसको यूज करके हम लोग अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि यू ऑफ एक्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक बात जो मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इनिशियल कंडीशन क्यों दी गई है। ठीक है, वो इसलिए दी गई है क्योंकि हमने इस इक्वेशन को सोल्व करना है, और इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें सिर्फ एक ही इनिशियल कंडीशन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डेरिवेटिव मौजूद है। जब आप इस डेरिवेटिव को सोल्व करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको इंटीग्रेशन इसकी करते हैं, जैसे हमने इसकी इंटीग्रेशन की थी, तो हमारे पास जो आंसर आया था वो क्या था, यू ऑफ एक्स माइनस यू ऑफ जीरो। यहाँ पे सिर्फ यू ऑफ जीरो था। ठीक है, तो हमें u ऑफ जीरो की ही वैल्यू चाहिए, और उन्होंने हमें वो इनिशियल कंडीशन की सूरत में जो है वो गिवन कर दी हुई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आती है विद इनिशियल कंडीशंस, तो आप लोगों को ये बात कैसे पता चलेगी कि हमें कितनी इनिशियल कंडीशन चाहिए या हमें कितनी इनिशियल कंडीशन रिक्वायर होती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो उसका आंसर ये है कि जितना आपकी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है उतने ही आपको इनिशियल कंडीशन चाहिए होते हैं उसको सोल्व करने के लिए। अब ऑर्डर और डिग्री क्या होती है वो वीडियो में पहले बना चुकी हूँ, बाकी मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास पूरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसके अंदर जितने भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं उनमें से जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, मतलब कि सिर्फ यू ऑफ डैश ऑफ एक्स यही वाली टर्म है जो डेरिवेटिव की सूरत में है। इसके अलावा कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो डेरिवेटिव की सूरत में है। तो इसका मतलब कि यही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो क्या है, 1। तो हमारे पास इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो मैंने जो आप लोगों को बात की थी कि आपको कितनी इनिशियल कंडीशन चाहिए, तो आप लोग वो डिपेंड करता है हमारे पास ऑर्डर के ऊपर, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, जितना ऑर्डर होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए उतनी ही इनिशियल कंडीशन चाहिए। ठीक है, अब आप इसके आगे चले, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसमें भी ये था कि हमारे पास एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व था, तो हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक ही इनिशियल कंडीशन दी गई थी। ठीक है, लेकिन आज के जो हमारे 2 पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट 2 पार्ट रह गए हैं, उनमें ये थोड़ी सी चेंजिंग है कि इसको सोल्व करने के लिए हमें 2 इनिशियल कंडीशन दी गई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 2 दफा यू ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया गया है, तो जाहिर सी बात है जब इसको हम फर्स्ट टाइम जो है इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे यू डैश ऑफ जीरो, मतलब कि एक डेरिवेटिव जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो है वो एक डेरिवेटिव पड़ा होगा। तो डैश ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास होना जरूरी है, तो वो हमें उन्होंने गिवन कर दी है। 2 इनिशियल कंडीशन दी है क्योंकि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2 है। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि यू डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x यू स्क्वायर एक्स, जहाँ पे हमारे पास 2 इनिशियल कंडीशन हमें गिवन की हुई है। हमारे स्टेप्स हमें पता है कि हमने पहले इसको जो है वो एज इट इज लिख के उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। उसके बाद हमने लेट करना है कि जो हमारा ये फंक्शन है पूरा, ये चूंकि x का ही फंक्शन है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ x ही वेरिएबल हमें नजर आ रहा है, तो हम इसको u ऑफ x का नाम दे देंगे और फिर इसकी जगह पे u ऑफ x को पुट कर देंगे, तो हमारे पास u डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू u ऑफ x के आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इसके बाद अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू x, तो हम इसको सबसे पहले t में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि t में कन्वर्ट करने के बाद ही हम जो है इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम 0 टू x। तो यहाँ से हमारे पास जब इसको हम इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो जो पहला डेरिवेटिव है वो इस इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, लेकिन एक डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पे बच जाएगा और उसके ऊपर हमारे पास जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट्स अप्लाई होंगी। उसके बाद ये चीज एज इट इज रहेगी। ये एज इट इज क्यों है कि हमने इसको सोल्व नहीं करना, हमारे जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो कह रही है कि आपने सिर्फ और सिर्फ कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन में, कोरेस्पोंडिंग इंटीग्रल इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करना है। क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करना है, तो हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज साथ रखेंगे ताकि जो हमारी इंटीग्रल इक्वेशन है वो अपनी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर सके, उसमें इंटीग्रेशन का साइन भी हो और उसमें कोई ना कोई अननोन फंक्शन भी मौजूद हो।
इसके बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमने लिमिट्स जो है वो पुट कर दी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट u डैश ऑफ x माइनस u डैश ऑफ 0, तो ये चीज एज इट इज 7 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता है कि u डैश ऑफ 0 जो है वो इक्वल्स टू 1 होता है, ऊपर हमें इनिशियल कंडीशन दी गई है तो वो चीज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद हमने u डैश ऑफ x को सेपरेट कर लिया है और -1 को उस तरफ ले गए हैं जो कि +1 बन चुका है। यहाँ तक भी आपका आंसर आ जाता है, लेकिन जब आप इसको लिखेंगे तो इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने इसको फर्दर सोल्व करना है तो आपका, अभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आपके पास कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो उसको, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको उतने ही इनिशियल कंडीशन चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब एक जो है ऑर्डर है डेरिवेटिव का, तो आपको इसको सोल्व करने के लिए एक इनिशियल कंडीशन चाहिए। ये वो वाली इनिशियल कंडीशन है जो हमें ऊपर दी गई थी, उनमें से एक हमने यूज कर ली है तो दूसरी हमारे पास अभी पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो इस इक्वेशन के लिए यूज होगी। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने u ऑफ t की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, हमने लेट किया था u ऑफ x के इक्वल u ऑफ x इज इक्वल टू 4x u स्क्वायर x, तो यहाँ से हम लोग u ऑफ t को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा कि x की जगह पे हम लोग t को रिप्लेस कर देंगे तो u ऑफ t की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे u ऑफ t की वैल्यू पुट कर दी है और अपना आगे प्रोसीजर जो है उसको प्रोसीड किया है। हम पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे हम लोग u ऑफ t की वैल्यू पुट करें या ना करें। ये भी हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे और ये भी हो सकता है कि हम एंड पे जो हमारी इक्वेशन आएगी यहाँ पे हम लोग u ऑफ t की वैल्यू पुट कर देंगे, हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे इजी लगता है आप लोग वैसे कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में यही किया है कि मैंने लास्ट पे आके u ऑफ t की वैल्यू पुट की है ताकि आप लोगों को दोनों मेथड जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पे एक बात जो है वो आप लोगों ने ध्यान से समझनी है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर इंटीग्रेशन भी मौजूद है और इसके अंदर डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये कौन सी है, इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उन्होंने हमें क्वेश्चन में जो मेंशन किया था कि कोरस्पोंडिंग इंटेग्रल या फिर इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका मतलब यही था कि अगर आप कोई भी मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास इंटेग्रल इक्वेशन आए और ये भी पॉसिबल है कि आपके पास इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन आए। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या आया है, इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसकी जो डेरिवेटिव की जो पावर थी हमारे पास वो एक से ज्यादा थी। तो जब हमने उसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया है, सेकंड वाला डेरिवेटिव था वो हमारे पास वहां पे मौजूद था। तो यहाँ तक भी हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें दोनों ऑप्शन दी हैं कि या तो आप इंटेग्रल इक्वेशन निकाल दें या फिर इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन जो इससे पहले के क्वेश्चन थे उनके अंदर हमारे पास इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रही थी, क्योंकि जो उसका ऑर्डर था उस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो एक ही था, मतलब एक से ज्यादा नहीं था। अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन था उसके अंदर भी यही था कि हमने, हमारे पास जो ऑर्डर था वो सिर्फ और सिर्फ 1 था, 1 टाइम उसको इंटीग्रेट किया और हमारे पास सीधा सीधा हमारे पास इंटेग्रल इक्वेशन जो है वो बन गई थी। इसी तरह पहले क्वेश्चन में भी यही था कि हमारे पास सीधी सीधी इंटेग्रल इक्वेशन आ रही थी, क्योंकि जो उसका ऑर्डर था वो एक से ज्यादा नहीं था। मगर इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास जो ऑर्डर है वो 2 है, तो जब उसको हमने फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया है तो जो हमारे पास इक्वेशन हमें हासिल हुई है वो इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके आगे ये चीज सोल्व नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अगर आप देखें तो उसका डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व है, उसका ऑर्डर है वो क्या है, 1 है। मतलब इसको सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पे एक इनिशियल कंडीशन चाहिए। और अगर हम लोग देखें तो हमें उन्होंने क्वेश्चन में 2 दी हुई थी, जिसमें से हमने एक जो है वो उसको यूज कर लिया है। ठीक है, अभी सेकंड हमारे पास मौजूद है, रिजर्व पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि इसके आगे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता या हम इंटेग्रल इक्वेशन हासिल नहीं कर सकते। हम इस इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन से भी इंटेग्रल इक्वेशन हासिल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? लोग इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम 0 टू x। दोबारा इंटीग्रेट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को t में रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद यहाँ पे जो 1 था उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी और इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी, डबल इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। लोगों ने ये बात भूलनी नहीं है कि यहाँ पे 2 दफा dt आएगा। ठीक है, या फिर आप dt का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर आप 2 टाइम जो है वो dt को मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये डेरिवेटिव जो है, ये जब इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास u ऑफ x माइनस u ऑफ 0 आ जाएगा। मतलब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे। यहाँ से अगर आप लोग देखें तो 1 जो है वो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और dt की जो इंटीग्रेशन है वो वापस t आ जाएगी और t में हम लोग फिर आगे जाके अपनी लिमिट्स पुट करेंगे और ये चीज एज इट इज हमारे पास मौजूद रहेगी। अब यहाँ से u ऑफ 0 इक्वल टू 2 होता है। इनिशियल कंडीशन को यूज करके हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे जब आप लोग लिमिट पुट करेंगे तो ये x आ जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है और आगे ये चीज एज इट इज आ गई। ठीक है, इसके बाद u ऑफ x 2 को जो है वो हम इस तरफ ले आए हैं तो वो +2 हो गया है। ये चीज दोबारा एज इट इज आ गई। ठीक है,
अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मसला ये है कि जो इंटेग्रल है वो 2 दफा आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको खत्म करेंगे, बाकी हमारा क्वेश्चन तकरीबन सोल्व हो चुका है, ठीक है। इसको खत्म करने का क्या तरीका है जरा उसको देख लेते हैं। डबल इंटेग्रल्स को सिंगल इंटेग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे अगर 3, 4 या मर्जी यहाँ पे इंटेग्रल के साइन होते हम उसको सिंगल इंटेग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि जितने इंटेग्रल होंगे, जैसे यहाँ पे अभी 2 है, तो जितने भी इंटेग्रल होंगे उसमें से आपने 1 को माइनस कर देना है, एक कम कर देना है। जैसे 2 - 1 तो हमारे पास 1 आता है, तो आपने क्या करना है, उस 1 का हमने फैक्टोरियल लेना है और उस 1 को हमने कर्नल की पावर बनाना है। वो किस तरह से बनाना है देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने जब इसको सिंगल इंटेग्रल में कन्वर्ट किया है तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल इंटेग्रल, और dt जो है वो भी सिंगल हो जाएगा, ठीक है। पहले तो अब ये बात देखें। उसके बाद यहाँ पे जो आपका कर्नल है उस कर्नल की पावर 2 - 1, यानी कि 2 इंटेग्रल थे उसमें से एक कम करके उसकी पावर आएगी यानी कि 1 आएगी, और उसी 2 - 1 यानी कि 1 का जो है यहाँ पे हम फैक्टोरियल लेंगे डिवीजन में, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। इस इक्वेशन में कर्नल क्या है, तो हमें पता है कि कर्नल क्या होता है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल x एंड t। मतलब कि ये सारी बातें जो है मैं अपनी पहली वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप लाजमी जाके उनको सुने ताकि आप लोगों को तमाम टर्म्स जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जो कर्नल है यहाँ पे वो ये 4t है, और इसके अलावा ये हमारा जो है अननोन फंक्शन है। तो यहाँ पे कर्नल की पावर हमने क्या करनी थी, तब जितने नंबर्स ऑफ इंटेग्रल होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ इंटेग्रल जो है वो 2 है, तो आपने 2 में से 1 को माइनस कर देना है तो 1 बचेगा। तो आपने 4t की पावर जो है वो क्या कर देनी है, 1 कर देनी है, मतलब कर्नल की पावर आपने 1 कर देनी है। और उसी 1 को यानी कि जो नंबर ऑफ इंटेग्रल थे उनमें से एक कम करके यानी कि 1 आएगा हमारे पास इस केस के अंदर, तो उस 1 का आपने क्या लेना है, फैक्टोरियल लेना है, ठीक है। आउटसाइड द इंटेग्रल आपने उसका फैक्टोरियल लेना है डिवीजन में, और साथ हमारे पास जो dt है वो रिड्यूस होके 1 हो जाएगा। इसी के साथ जो हमारा इंटेग्रल का साइन है वो भी सिंगल इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे, 1/1 फैक्टोरियल जो है वो 1 ही होता है, 4t की पावर 1 भी 1 होगी, u² t एज इट इज, और ये जो है हमारी इंटेग्रल इक्वेशन आ गई